हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारा गौरव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है ना कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी समाज की उन्नति संभव नहीं है और अपनी जो भाषा है यानी कि निज भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को भी दूर करना कठिन है। तो दोस्तों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमने हिंदी की लोकप्रियता, सरलता, विदेशों में हिंदी का अध्ययन, हिंदी के प्रचार प्रसार में संचार साधनों का योगदान और हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा, इन सभी बिंदुओं पर बातचीत की डॉक्टर आभा मिश्रा से। डॉक्टर आभा मिश्रा का थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। डॉक्टर आभा मिश्रा वर्तमान में शासकीय KRG महाविद्यालय ग्वालियर में हिंदी की प्राध्यापक हैं। पूर्व में आप आकाशवाणी में भी कार्यरत रहीं। विज्ञापन लेखन के क्षेत्र में आपको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर आभा मिश्रा की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने कई रेडियो नाटक, नाट्य श्रृंखलाएं और रूपक लिखे हैं। आपकी कविताएं, कहानी और आलेख राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में नियमित स्थान पाते हैं और आपका एक शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ है। तो आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर आभा मिश्रा से की गई ये बातचीत। नमस्कार मैडम। नमस्कार आभा जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी ग्वालियर के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। आप हिंदी की प्रोफेसर हैं जी। एक कॉलेज में हिंदी के छात्रों को आप पढ़ाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि हिंदी विषय आपके पसंद का कैसे बना, क्यों चुना आपने ये विषय पढ़ाई के लिए? हिंदी अगर देखें तो मातृभाषा तो हमारी है ही, और दूसरी कुछ पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा शुरू से कि हिंदी साहित्य कर्मियों के बीच में ही मेरा बचपन गुजरा है। मेरे जो नाना जी थे स्वर्गीय श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्र जी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे और शिक्षाविद थे। अच्छा। मेरी नानी जी बहुत साहित्यिक पुस्तकों का अध्ययन किया करती थी, मैं देखा करती थी। और मेरी माँ जो है स्वर्गीय श्रीमती रजनी मिश्र जी, वो भी स्वयं एक बहुत श्रेष्ठ कवित्री थी। और मेरे मामा जी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र मिश्र जी तो राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात कवि थे और नवगीत के प्रवर्तक के रूप में भी हो जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से घर का जो माहौल था वो साहित्यिक गतिविधियों से ही हमेशा घिरा रहता था। कुछ ना कुछ साहित्यिक गतिविधियां होती रहती थी। मुझे याद है मेले में उन दिनों कवि सम्मेलन होते थे, बहुत अच्छे स्तर के कवि सम्मेलन होते थे। तो उस समय मंच पर काव्य पाठ करने के लिए नीरज जी, सोम ठाकुर जी, रमानाथ अवस्थी जी और भी कई बड़े बड़े नाम हैं, तो वो सब ग्वालियर आते थे। तो यहाँ हमारे निवास पे ही उनका रुकना होता था और मामा जी भी आते थे उस समय दिल्ली से। उस समय घर में गोष्ठियां होती थी, बाहर के आमंत्रित कवियों के साथ साथ जो शहर के जो प्रतिष्ठित कवि हैं वो भी आते थे। अंदर वो संस्कार हिंदी का एक स्वयं ही पैदा होता रहा। हिंदी कविताएं बहुत सुनती थी और मैं स्वयं बहुत निबंध और आलेख लिखती थी। बचपन से ही मेरे छपते रहते थे, कई पुरस्कार मिले मुझे। वैसे मैं विज्ञान की छात्रा रही थी, BSc किया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे लगा नहीं, मुझे हिंदी विषय में और गूढ़ अध्ययन करना है। तो फिर मैंने MA हिंदी से किया, फिर PhD की और फिर मुझे लगा कि अब ये मेरा दायित्व है। अब जैसा कि पता है कि मैं पहले आकाशवाणी में प्रसारण निष्पादक के रूप में कार्यरत रही 5 वर्ष, क्योंकि मेरी PhD भी कंप्लीट हो गई वहीं पे। तो मुझे लगा कि नहीं, जो भी है छात्र छात्राएं उन तक मैं कुछ ज्ञान जो भी मुझे आता है मैं आगे उसको उन तक पहुंचाऊं। हिंदी की महत्ता और लोकप्रियता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से? हिंदी की महत्ता तो सबसे पहले तो इसी बात से है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारे राष्ट्र की। इसके प्रति हम सबके मन में बहुत सम्मान का भाव है, बहुत गर्व का भाव है। और दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक जानने, समझने, बोलने वाली भाषा है, तो ये संप्रेषण की भी भाषा है। बिल्कुल।
हिंदी के साथ क्या है कि ये सिर्फ विचारों को ही दूसरों तक नहीं पहुंचाती है, इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हिंदी हमारे जो भारतीय संस्कार हैं इसकी बहुत बड़ी ये परिचायक है। भाषा अपने आप में एक संस्कार है, तो हमारी भाषा में जिस तरह का वाक्य विन्यास है, जिस तरह की शब्दावली है, वो अन्य भाषाओं में नहीं मिलती है ना। जैसे और भाषाओं में समझ लीजिए एक ही शब्द है, तुम, यू, हमारे यहाँ आप है, तुम है, मतलब उससे एक शब्द ही केवल हम अपने बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं तो हम आपका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो सम्मान सूचक शब्द हैं वो अलग हैं। हम जैसे किसी महान व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो हम एक वचन में बात नहीं करते, हम बहुवचन में बात करते। तुलसीदास ए ग्रेट पोएट, अगर हम उसकी हिंदी करेंगे तो तुलसी एक महान कवि था का प्रयोग हम नहीं करेंगे वहां पर। हमारी भाषा जो है सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति और संस्कार उसके माध्यम से उजागर होते हैं। तो इसलिए हिंदी बहुत श्रेष्ठ है, हिंदी बहुत महत्व रखती है और हिंदी का जो इतिहास है ये बहुत गौरवशाली है। इसमें अद्भुत क्षमता है और शक्ति है कि वो बदलते युग की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है, नवीन शब्दों को समाहित कर लेती है वो अपने आप में। नवीन शब्दावली आप देखो अभी भी निरंतर उनका निर्माण हो रहा है और यही कारण है कि आज संचार क्रांति के इस युग में हिंदी अभी भी पूरी क्षमता के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट की मुख्य भाषा के रूप में कार्यरत है और विश्व भाषा के रूप में अपना परचम फैलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी भाषा की अगर हम विकास प्रक्रिया को देखते हैं तो उसमें उसके इतिहास की एक अदृश्य शक्ति छुपी रहती है। बिल्कुल। और वो शक्ति कभी सामाजिक, कभी राजनीतिक और कभी ज्ञानात्मक रूप धारण करके भाषा के इस विकास प्रवाह को नया मोड़ देती है। अब इतिहास की इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ भाषाएं तो बहुत आगे निकल जाती हैं, कुछ पीछे छूट जाती हैं और कुछ लुप्त हो जाती है। अगर वैदिक संस्कृत काल से देखें तो बहुत सी भाषाएं प्राकृत थी, पाली थी, सब है ना ग्रंथों तक सिमट कर रह गई है। बोलचाल के स्तर पर आज के आधुनिक युग में उस तरह से उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो संस्कृत से लेकर हिंदी तक की जो यात्रा है उसके भाषा के स्तर पर उसमें अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव आए। स्थानीय बोलियों, तत्सम तद्भव शब्द, विदेशी शब्दों के साथ पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली ने हिंदी के शब्दकोश को बहुत अधिक सामर्थ्यवान बनाया है। बिल्कुल, हिंदी की लोकप्रियता भी अपार है। एक घटना मैं श्रोताओं से आपसे शेयर करना चाहूंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं थी, फरवरी की बात है ये अभी, तो एक बांग्लादेश की महिला मुझे मिली, अपने परिवार के साथ थी, उनके पतिदेव थे और एक छोटा बच्चा था। तो वो ऐसे कुछ पूछने लगी, बात कर रही थी, बढ़िया शुद्ध हिंदी बोल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ की हैं, तब उन्होंने बताया कि मैं बांग्लादेश ढाका से आई हूँ भारत घूमने के लिए। मैंने कहा आप तो बहुत बढ़िया हिंदी बोल रही हैं। तो बोली कि हाँ मैंने हिंदी सीख ली है क्योंकि मैं जो टीवी सीरियल्स है ना भारत के वो देखती रहती हूँ। और उनका बेटा भी बढ़िया हिंदी बोल रहा था, मुश्किल से वो 6 या 7 साल का होगा। तो मैंने कहा ये भी बोल लेता है? तो बोला ये कार्टून देखता है। और मेरे पतिदेव है वो ना सीरियल देखते ना कार्टून देखते, तो उनको हिंदी ना के बराबर आती है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ। तो ये है लोकप्रियता, बहुत लोकप्रियता है। और उसमें ये जनसंचार जो माध्यम है इनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। बिल्कुल। आकाशवाणी और दूरदर्शन में तो हिंदी के कार्यक्रम शुरू से ही बहुत अच्छे स्तर के प्रसारित होते थे, लेकिन अब ये सैटेलाइट चैनलों से हिंदी कार्यक्रमों की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। दूसरे जो 24 घंटे हिंदी समाचारों का प्रसारण और 24 घंटे अब जो ये चैनल चल रहे हैं इससे हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। दूसरे खेल के चाहे चैनल हो या वित्तीय मामलों से जुड़े कई चैनल हैं, अब वो अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रसारण उपलब्ध करा रहे हैं। उनके माध्यम से हिंदी साहित्य की, हिंदी के ज्ञान की, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारियां भी लोगों तक पहुंचती हैं। तो हिंदी का स्वतः ही प्रचार प्रसार तो बहुत कर ही रही है जनसंचार माध्यम। इसके अलावा आम जो लोग हैं उनमें अगर आप देखो तो आज ये सोशल मीडिया और इंटरनेट इसने भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है हिंदी के प्रचार प्रसार में। तो ये देखिए कि हिंदी भाषा जो है 30 से अधिक देशों में बोली जाती है और वहाँ के लोग उसको बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। और हमारे देश में तो ये लोकप्रिय है ही। हिंदी को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाया है तो उसमें हमारे देश के जो कवि हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है और इंटरनेट का भी बहुत बड़ा योगदान है।
कि हिंदी की जो शब्दावली है वो इतनी व्यापक है, तो हर व्यक्ति को अपने भाव व्यक्त करने के लिए सरल से सरल, दुरू से दुरू शब्द मिल जाते हैं। वो साहित्यिक शब्द, कुछ संस्कृत निष्ठ शब्द प्रयोग करना चाहता है वो शब्द भी है, आम भाषा के शब्द भी है, भेषज शब्द भी है, आंचलिक शब्द भी है, और नए नए शब्दों का गठन व्यक्ति अपने हिसाब से भी कर लेता है, मिले जुले, जैसे इंग्लिश, अंग्रेजी, इस तरह के शब्द भी हैं। आजकल सैटेलाइट चैनल में मुहावरों का बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, और ये मुहावरे हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने में, हिंदी को बहुत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। और हिंदी के सरल होने की जहाँ आपने बात कही है, हिंदी सरल भाषा इसलिए है क्योंकि इसके जो स्वर और व्यंजन है, इसमें उच्चारण के स्तर पर जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, भिन्नता नहीं है। जैसे कई अलग भाषाओं में कुछ कुछ व्यंजनों, स्वरों का उच्चारण कुछ होता है और दूसरे शब्द में वही उच्चारण कुछ अलग ढंग से ध्वनि करते हैं। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे तो हमें स्पष्ट है कि हमें छोटी ई ही लिखना है। जैसे हमने मान लीजिए एक शब्द सुरभि, हमने सुरभि बोला तो भी की मात्रा छोटी है तो हम सुरभि ही लिखेंगे। सुरभि बोलेंगे तो हम उसको बड़ी ई की मात्रा ही लिखेंगे। अब सुरभि और सुरभि में एक केवल मात्रा छोटी या बड़ी होने से उसके अर्थ में भी अंतर आ जाता है। ये हिंदी बड़ी चमत्कृत भाषा है। अब आप इसमें देखो कि एक सुरभि का प्रयोग किया तो उसका अर्थ हो गया सुगंध, और एक का गाय हो गया शायद, एक का गाय हो गया। तो एक मात्रा के आगे या पीछे लगने से, है ना, तो उसमें अंतर आ जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, और यही कारण है कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक विश्व की भाषाओं में भाषा है, लिपि है, और विश्व की सबसे प्रामाणिक भी लिपि ये मानी जाती है। और इसी कारण से कंप्यूटर की भाषा बनने में देवनागरी लिपि जो है सबसे ज्यादा समर्थ भाषा के रूप में आज विश्व स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हुई है। बिल्कुल। हिंदी इसलिए भी सरल है कि हिंदी कई रूप में प्रचलित है हमारे देश में। एक जैसे मातृभाषा तो है ही जिसकी है, दूसरे बोलचाल की भाषा के रूप में है, फिर अगले स्तर पर हम आए तो रचनात्मक भाषा, जहाँ साहित्यिक भाषा आ जाती है। अब बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा बिल्कुल अलग है। राजभाषा के रूप में इसका एक अलग कार्यालयीन रूप है। आप तो संचार से जुड़ी हुई हैं, तो संचार भाषा एक बिल्कुल अलग भाषा है, वहाँ अलग तरह के शब्द विन्यास हैं। तो अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर ले। तो इसलिए सरल भी है और दुरूह भी है। दुरूह कैसे है कि यदि हम बहुत साहित्यिक संस्कृत निष्ठ भाषा में जाएं तो वो एक बार में पढ़ने पर किसी सामान्य जन को हो सकता है नहीं समझ में आए, है ना, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, उसके अर्थ समझाने पड़ेंगे। तो सरल भी है, दुरूह भी है, बोलचाल की भी है, संस्कृत निष्ठ भी है, दोनों तरह की है ये। अब शैली अलग अलग होती है, प्रयोग अलग अलग होते हैं, उसके आधार पर ही हिंदी का जो स्वरूप है वो तय होता है। वैसे यदि अपनाना चाहे तो हर कोई हिंदी को अपना सकता है, बिल्कुल अपना सकता है, क्योंकि इसका विशाल शब्द भंडार है जिसमें आंचलिक शब्द भी हैं और अन्य भाषाओं के शब्द हैं। और आवश्यकता के अनुसार ये शुरू से ही, जब से हिंदी बनी है, तत्सम तद्भव शब्द बने, तभी से आगत शब्द, विदेशी शब्द, अरबी के, फारसी के, तुर्की के, पुर्तगाली के, अंग्रेजी के, सब इसमें समाहित हुए और इन सबसे हिंदी सजी सवरी। बिल्कुल। अच्छा, हिंदी साहित्य की बात करें तो हमारा हिंदी साहित्य भी बहुत समृद्ध है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हिंदी साहित्य तो इतना समृद्ध है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं उनको जागृत करने में, हमारे मनोभावों को उजागर करने में, जीवन को दिशा देने में, बड़े बड़े आंदोलनों को गति देने में हिंदी साहित्य ने बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के सफल होने में आप ये समझो कि हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस तरह के रचनाकारों ने जिस तरह की देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के स्वर को उन्होंने मुखर किया, उससे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत तीव्र गति आई। बिल्कुल सही। और उस मानवीय संवेदनाओं को किस दिशा में मोड़े, कैसे लोगों को दिशा दिखाई जाए, इसके लिए चाहे कवि हो, लेखक हो, किसी भी विधा के हो, चाहे वो गद्य के हो या पद्य के हो, शुरू से ही ये 10वीं शताब्दी से हिंदी का इतिहास हम देखते हैं तो मिलता है, वहीं से हिंदी का समृद्ध इतिहास उसी काल से शुरू हो गया। आदिकाल से लेकर उत्तर आधुनिक दौर में हिंदी के आ गए हैं। यहाँ तक आते आते हिंदी में बहुत परिवर्तन हुए।
और उस हर परिवर्तनकारी दौर में हिंदी में अनेकों कालजयी कृतियां जो हैं वो हमारे सामने आई और उन सबसे हिंदी साहित्य बहुत बहुत समृद्ध हुआ है। और इसको समृद्ध करने में अनेक लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों का, मूर्धन्य रचनाकारों का, जो उनकी शब्द साधना का जो क्रम रहा, निरंतरता रही, उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए आप देखो कि हिंदी साहित्य के जो अनेक महान ग्रंथ हैं, अनेक कृतियां हैं, मतलब भक्ति काल से नहीं, उसके बाद आज तक की बहुत कृतियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो तमाम बदलावों से गुजरा है ये हिंदी साहित्य और आज सामाजिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति का ये सबसे सशक्त हथियार भी बनकर उभरा है। ये भी है। सोम ठाकुर जी हैं, श्री वीरेंद्र मिश्र जी हैं, बहुत लोगों ने हिंदी के लिए गीत लिखे। श्री नंदन सिंह कवि हैं, हिंदी भाषा की महत्ता को लेकर गीत लिखे। हमारे मामा जी श्री वीरेंद्र मिश्र जी के गीत तो मुझे कंठस्थ हैं और बचपन से ही हम उनके गीतों को गुनगुनाते रहे हैं, गाते रहे हैं। और मामा जी स्वयं सत्सर पाठ करते थे। तो श्री वीरेंद्र मिश्र जी ने जिस धुन में इस गीत को रचा है, बांधा है, उसी तरह से मैं पढ़ने का प्रयास करूंगी। हिंदी के ऊपर उनका एक गीत है जी। भारत के ऊंचे माथे पर है ये कुमकुम रोली, धरती जाई हिंदी अपनी, जननी अपनी बोली। बहुत खूब। भारत के ऊंचे माथे पर है ये कुमकुम रोली, धरती जाई हिंदी अपनी, जननी अपनी बोली। हिंद यही जय हिंद यही है प्रेम पुजारिन हिंदी, इसके एक नयन में गंगा दूजे में कालिंदी। अंतर धारा के संगम पर, अंतर धारा के संगम पर इसने मिस्री घोली, धरती जाई हिंदी अपनी, जननी अपनी बोली। वाह। तुलसी मीरा ज्योति नयन की दास कबीरा ज्वाला, बहुत सुंदर। जिसको गुन लेता सुरा भी उसका ठाट निराला। देवी के मंदिर द्वारे पर, देवी के मंदिर द्वारे पर रचना है रंगोली, धरती जाई हिंदी अपनी, जननी अपनी बोली। और अंतिम है जी। हम रस खान कहेंगे इसको तुम कह लो रसवंती, हम रस खान कहेंगे इसको तुम कह लो रसवंती। ऋतुओं में वासंती है ये रागों में मधुवंती, भारत की भाषाएं अनगिन, भारत की भाषाएं अनगिन, ये सब की हम जोली, धरती जाई हिंदी अपनी, जननी अपनी बोली। भारत के ऊंचे माथे पर रचना है रंगोली, धरती जाई हिंदी अपनी, जननी अपनी बोली। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ये गीत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को छू जाता है। जब भी मैं ये गीत कभी पढ़ती हूँ या गुनगुनाती हूँ
हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, ऐसे गीत और ऐसी रचनाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती रहेंगी। अब आप तक आइए, आप अपनी अगली पीढ़ी तक इनको पहुंचाइए। बिल्कुल, ये दायित्व है हमारा कि हम इस तरह की रचनाओं को आगे, जो भी हमारे संपर्क में छात्र छात्राएं आते हैं, जो भी आते हैं, हम उन तक ये चीजें पहुंचाएं। हिंदी में तो हम प्रतिदिन बात करते हैं, आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं कार्यक्रम में। तो सही बात है। हिंदी हमारे देश की भाषा है, लेकिन ये विदेशों में भी काफी पढ़ाई जा रही है, यानी विदेशों में भी इसके प्रति लोगों में उत्सुकता जागी है, इसे पढ़ने का चाव जागा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में हिंदी भाषा विदेशों में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की भाषा के रूप में बहुत विस्तार पा रही है। अच्छा। जापान में हिंदी सीखने वालों की संख्या तो हजारों में है। क्या बात। और जापान में 850 जो कॉलेजेस हैं, वहाँ हिंदी भाषा का अध्यापन कार्य आज हो रहा है। अरे वाह। और विश्व के 30 से अधिक देशों में हिंदी शिक्षण के लिए अध्यापन केंद्र संचालित हैं। विदेशों में हिंदी शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की जो हिंदी प्रचारिणी सभा है और आर्य रवि देव प्रचारिणी सभा, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में कनाडा में क्यूबेस हिंदी संघ, हिंदी लिटरेरी सोसाइटी जैसी संस्थाएं जो हैं, वो हिंदी शिक्षण को बहुत बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह से सूरीनाम हिंदी परिषद, गुयाना हिंदी प्रचार सभा, यूके हिंदी समिति अमेरिका की, विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क, नीदरलैंड हिंदी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो विदेश की धरती पर हिंदी के विकास में निरंतर कार्यरत हैं। हिंदी का परचम विदेशों की धरती पर फैला रहा है। और यहाँ भारत से बहुत से जो प्राध्यापक हैं, वो हिंदी शिक्षण कार्य के लिए विदेश में आमंत्रित किए जाते हैं और वहाँ उनकी नियुक्ति की जाती है। और जो विदेशी छात्र भारत में रह रहे हैं, अच्छा, तो वो भी हिंदी सीखना चाहते हैं, उनमें भी हिंदी के प्रति रुचि है, रुझान देखने को मिलता है। तो उन विदेशी छात्रों के हिंदी शिक्षण के लिए आगरा में जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, और इसकी पूरे देश में कई शाखाएं हैं, दिल्ली में भी है, तो ऐसी अनेक उल्लेखनीय संस्थाएं हैं जो हिंदी शिक्षण कार्य के लिए इन छात्रों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भाषा के रूप में पहचान दिलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों का भी बहुत महत्व है। सही। जो प्रवासी भारतीय हैं, उनमें एक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी ये विश्व हिंदी सम्मेलनों की भूमिका देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रही है। और भारत के अलावा जो बाहर के देश हैं, उनमें मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, टोबैगो है, लंदन है, सूरीनाम है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत सफलतापूर्वक जो हुए हैं, वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि दुनिया के लोगों में हिंदी के प्रति कितना सम्मान का भाव है। चलते चलते मैडम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि हिंदी सभी क्षेत्रों में कैसे पहुंचे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं आपको बताऊं कि हिंदी के 2 रूप हैं। एक तो हिंदी का साहित्यिक पक्ष है जो बहुत सामर्थ्य रखता है, और हिंदी का साहित्यिक पक्ष हम सभी जानते हैं कितना सशक्त है। जी बिल्कुल। लेकिन हिंदी का यदि हमें विस्तार करना है, बहुत से क्षेत्र है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र है ना, वाणिज्य का क्षेत्र है, प्रोफेशनल कई क्षेत्र है, पाठ्यक्रम है। तो हमें हर क्षेत्र में यदि हिंदी को पहुंचाना है तो हिंदी साहित्य से परे हटकर हमें कुछ सोचना होगा। वहाँ पर उसका जो प्रयोजन मूलक रूप है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, आज पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से इसका जो प्रचलन है वो बढ़ा है। सब जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ महाविद्यालयों में इसके शिक्षण की भी व्यवस्था है। और ये प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, ये कार्यालयीन हिंदी को बढ़ावा देती है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, अब आप ये समझो, जहाँ जहाँ हिंदी बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ हिंदी का प्रयोग हो रहा है, वहाँ हर जगह हिंदी कैसे पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए ये प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयत्नरत है। और इन प्रयत्नों का ही परिणाम है वो हमें प्रकाशन विभाग में देखने को मिल रहा है, अंतरिक्ष विभाग, यातायात, रेलवे, दूरसंचार, और फिर कंप्यूटर की भाषा भी अगर ये आज बन गई है हिंदी, तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी के कारण है। और यही कारण है कि आज विज्ञान के छात्र हो, चाहे वाणिज्य के छात्र हो, और IAS की परीक्षाएं तक हिंदी में संचालित हो रही हैं। और हिंदी को कैसे हम रोजगार परक बनाएं, ये भी प्रयास प्रयोजन मूलक हिंदी के माध्यम से किया जा रहा है कि अगर कोई भी भाषा यदि वो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही, नई पीढ़ी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही, ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही,
तो नई पीढ़ी जो है वो उसके प्रति क्यों आकर्षित होगी अगर वो भाषा आपको रोजगार देने में सक्षम नहीं है। तो हिंदी जो है अन्य क्षेत्रों में भी सक्षम हो, उसके लिए निरंतर केंद्रीय हिंदी संस्थान है, राजभाषा केंद्र, इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्हीं का परिणाम ये है कि आज हर विषय के पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली के शब्दकोशों का निर्माण हो गया है। और हिंदी में जो पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे वो बीएससी स्तर की हो, वाणिज्य की हो, साइंस की, विज्ञान की, किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे कंप्यूटर का ज्ञान हो, सब हिंदी में उपलब्ध है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में अभी इस पे कार्य चल रहा है और गति से हो रहा है, प्रयासरत है। हिंदी जो है अगर प्रयोजन मूलक रूप को इसे बढ़ावा दिया जाएगा तो हिंदी दूर दराज जो गांव के सुदूर क्षेत्रों में बैठे जो बच्चे हैं, कोई भी जन है, उसके लिए यदि हमें सुलभ बनाना है हिंदी को, तो हमें हिंदी को प्रयोजन मूलक उसके स्वरूप से जोड़ना पड़ेगा और उसके रूप को विकसित करने के लिए सभी को प्रयासरत होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सभी को मतलब हमें अपने स्तर पर भी उसका प्रयास करना पड़ेगा, उसके प्रति लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हिंदी एक उदार भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसलिए इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उदारता का ही परिणाम है कि इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया और सबका स्वागत किया है, सबको समाहित किया है। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी? आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हम याद करते हैं, ये हम सबका हिंदी का एक पर्व है। तो हिंदी को हम हर समय उसका स्मरण करें, उसके विकास, उसके संवर्धन, उसके रक्षण के बारे में सोचे और कार्यरत रहें। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी किसी दिवस का नहीं, हिंदी किसी दिवस का नहीं, हर पल हर सांस का स्पंदन है। हिंदी किसी दिवस का नहीं, हर पल हर सांस का स्पंदन है। ये आवाज है, पहचान दिलाती है। ये आवाज है, पहचान दिलाती है, संवाद के सूत्रों को जोड़कर अपनेपन का एहसास कराती है। क्या बात! बहती है तो सुर है जी, बहती है तो सुर है, थमती है तो रिश्ता है जी। वाह! संकल्प लें हम कि भोर की पवित्र लालिमा सी ये पूरे ब्रह्मांड में फैले इसी सौंधेपन के साथ। जी, संकल्प ले, भोर की पवित्र लालिमा सी ये पूरे ब्रह्मांड में फैले इसी सौंधेपन के साथ और छा जाए समूचे विश्व पर विश्व भाषा का परचम लिए। क्या बात! जय हिंद, जय हिंदी। वाह! आपसे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैडम आभा मिश्रा, आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, और मैं एक अब मुहावरे का इस्तेमाल करूंगी कि आपने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभा जी कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार रखने का और बातचीत करने का अवसर दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर आभा मिश्रा से की गई ये बातचीत। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी भी इस बातचीत के माध्यम से आपको मिली होगी। आइए चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करें। ग्वालियर शहर में सितंबर के 13 दिन में 2435 कोविड-19 के संक्रमित मिल चुके हैं और इस दौरान 39 लोगों की जान भी जा चुकी है, जो कि चिंताजनक है। तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि कोरोना के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए जरूरी मेडिकल ऑक्सीजन अब सीधे हवा से ली जाएगी। हर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन भेजी है, जो सीधे हवा से प्रति मिनट 5 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन बनाएगी। एक मशीन 2 रोगियों के काम आ सकती है। मेडिकल ऑक्सीजन की संभावित दिक्कत को देखते हुए केंद्र ने मध्य प्रदेश को 1000 मशीनें दी हैं, जिसमें ग्वालियर जिले को 2 मशीनें मिली हैं। तो जहां तक संभव हो घर में ही रहिए, बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। अच्छी गुणवत्ता का मास्क इस्तेमाल करें, चाहे तो सर्जिकल मास्क लगाएं, चाहे 3 लेयर वाला कॉटन मास्क इस्तेमाल करें। बाहर से घर लौटें तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों से दूरी बनाएं। नहाकर या हाथ धोकर कपड़े बदलकर ही उनसे मिलें। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दमा के रोगी हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो श्रोताओं, घड़ी अब इशारा कर रही है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम। अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।